हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे जो कि सीरीज चलाई गई है आपके द्वारा पुणे के पब्लिकेशन की, जो साइंस की, जो कि ओल्ड पेपर है, जो आपकी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ओल्ड पेपर के एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आता है। और दोस्तों, ये बुक में क्वेश्चन के वाइज उसकी थ्योरी भी दी गई है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए आवश्यक। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और दोस्तों, अभी तक आपने ओल्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख ले कृपया करके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 से। दोस्तों, अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर प्रकाश चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 111 तक हो चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से। चलते हैं। मोटर वाहनों के अग्रदीप जो कि हेडलाइट में परावर्तन का उदाहरण है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, गोलाकार दर्पण का या समतल दर्पण का। ये दोस्तों है ऑप्शन है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उदाहरण है। मोटर वाहनों में हेडलाइट जो कि परावर्तन के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब ये वस्तु को दर्पण के पीछे रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा आभासी और सीधा बनता है। अंत में यह विकलित रूप से असही उत्तर है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, आज से आपको डेली वीडियो सुबह 6 से या 7 बजे तक डेली आपको एक वीडियो साइंस की मिलेगी। 6 बजे या 7 बजे आपको डेली एक वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप उसे देख लिया करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। आँख की रेटिना पर क्षेत्र में जहाँ पर संवेदनशील कोशिका नहीं होती है उसे कहा जाता है डैश, गहरा बिंदु, ऑप्शन बी अंध बिंदु, ऑप्शन सी कनिया या ऑप्शन डी आइस। ये दोस्तों कहा जाता है उसको अंध बिंदु। आँख की रेटिना पर वह क्षेत्र जहाँ पर कोई संवेदनशील कोशिका नहीं होती है उसे अंध बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यह आँख के मध्य के बिंदु में होता है तथा अंत में विकल्प बी सही उत्तर है। इसका बी सही उत्तर है, अंध बिंदु कहा जाता है दोस्तों, याद रखें आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। वस्तु से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण। ये दोस्तों प्राप्त किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्राप्त किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी वस्तु से बड़ा बनता है, क्योंकि जब वस्तु को दर्पण में ध्रुव पी फोकस दूरी तथा ए के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा आभासी बनता है। चलते क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है हमारा, एक या दो गोलाकार सतहों वाली पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा कहलाता है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी लेंस। ये दोस्तों कहलाता है लेंस। एक या दो गोलाकार सतहों वाला पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जो कि लेंस कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, जो कि विकल्प नंबर द सही उत्तर है इसका। चलते क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी आवर्धक लेंस या ऑप्शन डी गोलाकार लेंस। ये दोस्तों कहलाता है 116 का आंसर है ऑप्शन ए अवतल लेंस। यह लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य से पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। वह एव जो लेंस के बीच में मोटा एवं किनारों में पतला होता है वो उत्तल लेंस कहलाता है। दोस्तों याद रखें आप। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, यदि समतल दर्पण पर प्रकाश का लंबवत पड़ता है तो किस कोण पर परावर्तित होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री,
ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। ये होता है दोस्तों परावर्तित 90 डिग्री पर। यदि समतल दर्पण का प्रकाश लंबवत पड़ता है तो यह 90 डिग्री पर परावर्तित होता है, क्योंकि ये परावर्तित नियमों पर आपतन कोण के सदैव पर परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों ये देखो यार इसका डायग्राम, आप इसको बना ले, ये याद कर ले अच्छे से। अवतल दर्पण या दर्पण जो कि परावर्तित जो कि 0 डिग्री का कोण बना रहा है, याद रखें दोस्तों आप। चलते क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों बनता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, क्योंकि इसके द्वारा बनने वाली इमेज का आकार छोटी और सीधी है, इसलिए दर्पण का उपयोग गाड़ी के रिवर व्यू में किया जाता है। रिवर मतलब दोस्तों साइड में जो आइलैंड होती है ना, उसको रिवर व्यू कहते हैं दोस्तों, याद रखें आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। यदि आप दूर स्थित बिंब के ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब का आकार होता है समान ही रहता है, बढ़ेगा, दुगना हो जाएगा या घटेगा? दोस्तों ये हो जाएगा बढ़ेगा। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के पास लाया जाता है तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है तथा दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ती जाती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। दृश्य स्पेक्ट्रम जो कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें है क्या? बैंगनी किरणें, लाल किरणें, हरी किरणें या नीली किरणें? ये दोस्तों जेल पुलिस का वो क्वेश्चन है जेल पुलिस एंड वन विभाग का दोस्तों क्वेश्चन है, याद रखें आप। ये बनता है दोस्तों लाल किरणें। दोस्तों देख लो आप, ओल्ड क्वेश्चन आपके कितने काम में आते हैं। देखो जेल पेरी में भी पूछा गया है और वन विभाग में ही पूछा गया है। 2017 का क्वेश्चन है। सूर्य से प्राप्त तरंगे का दृश्य स्पष्ट में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें बैंगनी है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें जो कि लाल रंग की होती है। याद रखें आप। चलते क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशित रूप से भिन्न भिन्न दो माध्यमों में गुजरती है तो कहते हैं अपवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। जेल पेरी वन विभाग का क्वेश्चन है। ये दोस्तों कहते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा उसके पथ से मूल पर थोड़ा विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अवतल कहा जाता है। अवतल के कारण यह पानी में डूबी छड़ से मुड़ी हुई दिखाई देती है। याद रखें दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 122। विकिरण है क्या है? ये द्रव की ऊष्मा का स्थानांतरण की प्रक्रिया है। बी, ये एक ही दिशा में ऊष्मा का प्रवाहित होने वाली की प्रक्रिया स्थानांतरण की विधि है। ऑप्शन सी, ये ठोसों में होता है। ऑप्शन डी, यह एक पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये विकिरण है ऑप्शन नंबर डी, ये एक पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरणों को। जेल पेरी और वन विभाग। विकिरण एक विद्युत चुंबकीय है जो कि इसमें गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि निर्वात में आसानी से ये गमन कर सकती है। इसी कारण से प्रकाश की किरणें सूर्य और अन्य तारे से चलकर भी पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। समतल दर्पणों के एक दूसरे में समांतर स्थित होने पर ये होते हैं दो प्रतिबिंब, एक एकल प्रतिबिंब, परावर्तित प्रतिबिंब की एक बड़ी संख्या, या डी कोई प्रतिबिंब नहीं होता है। ये दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित प्रतिबिंब की एक बड़ी संख्या होती है। जेल विभाग और वन विभाग। जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे की ओर मुख और उसके आमने सामने रखा जाता है तो उनके मध्य में रखी वस्तु अनंत प्रतिबिंब का निर्माण करती है, क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनने
वाले इमेज को दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एक अपरिवर्तित किरणें का एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण होगा। किसी भी समतल दर्पण पर किरण का आपतन तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री का हो तथा परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण है? प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन सी दृष्टि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किस प्रकार की संवेदना का कारण है, मतलब प्रकाश किस प्रकार का संवेदना करता है। ये प्रकाश जो कि आंखों द्वारा देखा जा सकता है। अंत में यह दृष्टि की संवेदना का प्रकार है। याद रखें दोस्तों आप। चलते क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है, क्या करता है दोस्तों? उत्पन्न बताओ आप। एक लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब करता है, एक सीधा लघु आकार का वास्तविक प्रतिबिंब करता है, एक सीधा बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब है, डी एक आभासी बड़े आकार का सीधा प्रतिबिंब है। ये दोस्तों है एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब। एक उत्तल दर्पण हमेशा सीधा आकार में छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है तथा इसका उपयोग मोटर गाड़ियों तथा रिव्यू कांचों में की तरह किया जाता है। दोस्तों आप अभी बताया मैंने आपको रिव्यू कांच क्या होते हैं, जो आपकी गाड़ी की साइड लाइट में होते हैं, उसको कहते हैं रिव्यू कांच। चलते क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। 127 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? विसरित परावर्तन घटित होता है यदि एक प्रकाश की किरणें परावर्तित है। ऑप्शन है समतल दर्पण पर, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण पर, ऑप्शन सी खुदरी सतह पर, या ऑप्शन डी अवतल दर्पण पर। ये दोस्तों है ऑप्शन सी खुदरी सतह पर। जब प्रकाश का परावर्तन खुदरी सतह से होता है तो प्राप्त परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखें दोस्तों आप। चलते क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है हमारा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए आइरिस पर, ऑप्शन बी लेंस पर, या ऑप्शन डी पुपिस पर, या ऑप्शन डी रेटिना पर। ये दोस्तों बनता है ऑप्शन डी रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। थोड़ी थ्योरी पढ़ लो दोस्तों इसकी। वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर ही बनता है, क्योंकि कोशिकी जीवों की दृष्टि से पटल आँखों के अंदर प्रकाश की संवेदनीय उत्तक परत को रेटिना कहते हैं। आँख की प्रणाली एक लेंस की सहायता से इस पटल पर सामने का दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है, और यह पटल लगभग एक फिल्म के कैमरे के भांति रासायनिक विद्युत तंत्रिकाओं में भेज देना है। चलते क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। 129 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? किसी सजा की टाइट की गई डोर तथा डैश आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी निम्न, या ऑप्शन डी उच्च। ये दोस्तों करती है इनमें से कोई नहीं। किसी भी सजा की टाइट, दोस्तों अपन गले में टाइट लगाते हैं उसका बोल रहा है। सजा की टाइट तथा डोर की उच्च आवृत्ति की ध्वनि को उत्पन्न करती है तथा सजा की टाइट की डोर की ध्वनि को उत्पन्न होना भी उच्च आवृत्ति है। चलते क्वेश्चन नंबर 130 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है हमारा? सोलर कुकर में निम्न में से कौन सा प्रकाश का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। ये दोस्तों किया जाता है समतल दर्पण। सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सोलर कुकर में खाना पकाने में सोलर कुकर के ऊपर समतल दर्पण की परत होती है।
परत होती है जिससे सोलर कुकर में खाना आसानी से पक जाता है तथा प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत पर ही कार्य करता है। दोस्तों याद रखें आप, सोलर कुकर में समतल दर्पण होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, एक प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है तो इसे कहते हैं अपवर्तित किरणें, ऑप्शन बी अभिलंब किरणें, ऑप्शन सी परावर्तित किरणें या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करती है परावर्तित किरणें। एक प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है तो इसे परावर्तित कहते हैं। यदि माध्यम से अत्यंत सघन तथा प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है तो इसे परावर्तित किरणें भी कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। इंसान की आँख की लेंस की फोकस दूरी सामान्य आँख के साथ होती है। ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 25 मीटर या ऑप्शन डी ये होता है दोस्तों बीटा। ये दोस्तों होता है अनंत शेडो का कहते हैं। ये दोस्तों होती है 2.5 सेंटीमीटर। इंसान की आँख की लेंस की फोकस दूरी सामान्यतः 2.5 सेंटीमीटर की होती है। मनुष्य की आँख को देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो कि 2.5 सेंटीमीटर होती है तथा इसे फोकस दूरी के मनुष्य वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 की। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के काला कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आभासी, ऑप्शन बी आकार में बड़ा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक होता है या ऑप्शन डी उल्टा होता है। ये दोस्तों होता है आभासी। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है तथा उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी ही बनता है तथा इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखें आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, यदि एक उत्तल लेंस को निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब होगा पूर्ण, अपूर्ण, क्रम तीव्रता योग। ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। ये दोस्तों होगा अपूर्ण। यदि एक उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब अपूर्ण होगा। उत्तल लेंस के निचले भाग का पॉलिश कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब अपूर्ण ही प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिए आप। चलते क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है दोस्तों, एक बिल्डिंग की दीवार से परावर्तन हो रहा है तो इसे कहते हैं नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, ऑप्शन सी बहुसंख्यक परावर्तन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों कहते हैं विसरित परावर्तन। एक बिल्डिंग की दीवार से परावर्तन हो रहा है तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। अंत में बिल्डिंग की दीवारों से प्रकाश का परावर्तन होना विसरित परावर्तन कहलाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, एक उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित हो तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी वास्तविक या ऑप्शन डी उल्टा। ये दोस्तों होगा आभासी। एक उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव से फोकस के मध्य स्थित होती है तो निर्मित होने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा क्योंकि उस वस्तु में ध्रुव तथा फोकस के मध्य में रखी होती है। अंत में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी ही बनेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है हमारा, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरणें होती है अविचलित गुजर जाएगी। ऑप्शन बी अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऑप्शन सी अभिलंब से दूर हटेगी या ऑप्शन डी अभिलंब से किसी भी ओर मुड़ सकती है। यह इस पर निर्भर है क्योंकि ये पत्यवकारी सतह पर समतल या गोली है। दोस्तों है अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जब प्रकाश में जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरणें अभिलंब की ओर मुड़ेगी क्योंकि प्रकाश की किरणें जल से विरल सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर ही मुड़ जाती है। तो यही कारण है कि प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है निम्न प्रकाशीय माध्यम में प्रकाशीय रूप का सघन माध्यम में बढ़ते क्रम को सजाइए। ऑप्शन ए, मतलब दोस्तों बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रकाश किस माध्यम में गुजर सकता है, फिर किस में गुजर सकता है, फिर किस में गुजर सकता है। ऑप्शन ए कांच वायु जल, ऑप्शन बी कांच जल वायु, ऑप्शन सी वायु जल कांच या ऑप्शन डी जल कांच वायु। गुजर सकता है वायु जल कांच। वायु जल कांच में सघन माध्यम में बढ़ते क्रम तथा वायु के बाद पश्चात कांच में सघन माध्यम में बढ़ते क्रम का उदाहरण है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 का आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। एक प्राकृतिक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परावर्तित या परिघटना कहलाती है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी या अब दोनों, या ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। ये दोस्तों कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों आपको उसकी थ्योरी में कल कराऊंगा दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में कि पार्ट 6 में। दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।